हेलो वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ जो डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपलसरी हैं आपके IBPS SO AFO के इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने डिटेल एडवर्टीज़मेंट खोला है IBPS AFO का ही, और उसमें से आपको बताने वाली हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है इन चीज़ों का कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं कौन से नहीं। तो यहाँ पे मैं 9 आउट ऑफ 34 पेजेस आ गई हूँ और 9th पेज पे हमारा इंटरव्यू का कॉलम दिया गया है जिस पे बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है कि इंटरव्यू के जो रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बताई है कि इंटरव्यू के लिए जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और ये इंटरव्यू जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स और नोडल बैंक्स के द्वारा करवाया जाएगा हर एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में। इंटरव्यू का जो सेंटर, वेन्यू, डेट और टाइम होगा वो आपको बता दिया जाएगा साइट पे, और वो चेंज नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि इंटरव्यू में टोटल मार्क्स जो अलॉटेड होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो 40% होंगे, और ST SC OBC और PWBD कैंडिडेट्स के केस में 35% होंगे। और अगर वेटेज की बात कर ले मेंस और इंटरव्यू की तो वो 80:20 होगी, यानी कि 80 मार्क्स में से आपके मेंस के मार्क्स इवैल्यूएट किए जाएंगे और 20 में से आपका इंटरव्यू इवैल्यूएट होगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो इंटरव्यू के बाद आएगा। मेनली इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 अप्रैल तक आ जाता है, बट इस साल हमें पता नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट्स की डेट जो है वो मेंस और प्री में भी बहुत आगे पीछे हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ बताया है कि हमें जो है मेंस और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करना है, अगर हमें जो फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है तो। अब आ जाते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे जो कि हमें उस टाइम इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस करने हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी एंड आइडेंटिटी आर टू बी इनवेरिएबली सबमिटेड। नॉन सबमिशन ऑफ रिक्वेसाइड कैंडिडेट्स विल डी बार दिस कैंडिडेट्स की मतलब अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपको डी बार किया जा सकता है या फिर इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ के रूप में इनको लेके जाना है। तो मैं आपको वो करूँगी, एडवाइस करूँगी कि आप इसकी 2-2 3 कॉपीज़ निकलवा लीजिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंट जो कि लेके जाना है वो ये है कि जो इंटरव्यू का कॉल लेटर होता है उसका प्रिंट आउट हमें लेके जाना है। सेकंड हमें लेके जाना है सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था जब हमने वैकेंसी भरी थी वो फॉर्म का हमें प्रिंट आउट लेके जाना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो मैंने सेव नहीं किया था या वो मैंने भर के कर दिया था, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये अभी भी IBPS की साइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट दोबारा से लगवा सकते हैं क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है तो दोबारा से फॉर्म्स को अवेलेबल करवा दिया जाता है। ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई। अब थर्ड पॉइंट है हमारा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा। उसमें आपके क्या क्या प्रूफ चल सकता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट जो भी इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ और SSLC। अब इसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, या फिर इसके अलावा स्लैश देके उन्होंने बोला है कि 10th का सर्टिफिकेट जिसमें DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो। तो आप 10th का सर्टिफिकेट ले जा सकते हो क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है और वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जगहों पे। और हम इससे अगले फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा जो कि एडवर्टीज़मेंट में F पॉइंट में बता रखा है। इस पे हम बाद में आएंगे, एक बार को हम 5th पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट में इन्होंने हमें बताया है कि हम सर्टिफिकेट्स स्लैश या फिर मार्कशीट्स लेके जा सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, और जो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है जो है वो रिज़ल्ट आपका 23 नवंबर 2021 या उससे पहले आ जाना चाहिए, उसकी जो है वैलिड मानी जाएगी। तो क्वालिफ़िकेशन में आपका 12th की मार्कशीट आ जाएगी, और आपकी 10th की तो आप वैसे भी डेट ऑफ बर्थ के उसमें लेके जा ही रहे हो, और आपकी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स या फिर सर्टिफिकेट्स, कोई एक चीज़ भी हो आपके साथ पास तो चलेगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे पास DMC नहीं है, मार्कशीट्स हैं, या मार्कशीट नहीं है DMC है तो वो चल जाएगा क्या। तो हाँ, उन दोनों में ऐसे चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप दोनों लेके जा सकते हैं क्योंकि रिस्क क्यों लेना है वैसे, लेकिन एक चीज़ टोटली फ़ाइन है और वो चल जाएगी। एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इनकम या फिर एसेट सर्टिफिकेट जो है कोई भी अथॉरिटी जो कि नोटिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर,
उसकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में चलेगी अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हो, अगर आप वीकर सेक्शंस के अंदर आते हो तो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिसेबिलिटी का, 7th पॉइंट जो है उसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी फॉर्मेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, वो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में चलेगा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाया गया है। अब जो हमारा 8th पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें बताया जा रहा है कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, जो भी एक्स सर्विसमैन जो पहले सर्विस कर चुके हैं, उनको एक कॉपी बनवानी है सर्विस की या फिर डिस्चार्ज बुक की, और उनकी पेंशन पेमेंट ऑर्डर और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और रैंक लिस्ट भी लगेगी जो कि अभी प्रेजेंटली हेल्ड है टाइम के इंटरव्यू के टाइम पे। And those who are still in defense service should submit a certificate from the competent authority that they will be relieved from defense services on or before 22/11/2022। तो ये इस बारे में भी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जिनको अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्लियरली जो भी चीज़ें हैं वो मेंशन कर रखी हैं। तो 9 सर्टिफिकेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी लोग गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर काम कर रहे हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन्होंने नेशनलाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लिया है, उनको जो है वो NOC बनाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म from the employer at the time of interview, in the absence of which the candidature will not be considered and the travelling expenses, if any otherwise admissible, will not be paid। तो इन्होंने सरल शब्दों में आपको ये बताने के लिए कहा गया है कि आपको NOC बनवाना है अगर आप गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंदर काम करते हैं। अब 10th पॉइंट पे इन्होंने ये बता रखा है कि जो पर्सन जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, उनको जो है एक सर्टिफिकेट बनवाना है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, और उन्हें ये बताना है कि ये दे आर एलिजिबल फॉर रिलीफ इन टर्म्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर 1984 रायट अफेक्टेड पर्सन सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये सब चीज़ें जो आपको करनी है। और इसके बाद वाला पॉइंट नंबर 11 इन्होंने बताया कि अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी के सपोर्ट्स में तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो है आपको द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इशू करती है सर्टिफिकेट ST SC OBC के लिए या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो ये वाली अथॉरिटीज़ हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि जो भी अथॉरिटीज़ इन्होंने बताई हैं ये जो है ये नोटिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो अगर आपको कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर इकोनॉमी वीकर सेक्शंस का जो भी सर्टिफिकेट आपके लगते हैं वो इनके द्वारा अगर नोटिफाइड होंगे या इनके द्वारा अटेस्टेड जो भी है इनके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होंगे तो वो इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे इनकी डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं, आप फॉर्म में से देख सकते हैं इजीली, क्योंकि फॉर्म भी अगर आप जाते हैं IBPS.in पे तो वहाँ पे आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट अवेलेबल होगी, कॉल लेटर अवेलेबल होगा आपका, और आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो अवेलेबल होगा। तो आप उन दोनों की तो फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे, यानी कि प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, और इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी। बहुत सारे बच्चे डाउट्स लेके आते हैं, तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी डाउट्स लेके आते हैं आप उस सेक्शन में जाइए जिस रिगार्डिंग आपको डाउट है, और एडवर्टीज़मेंट में उस सेक्शन को थरोली पढ़िए, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये था इस बारे में। और इसके बाद हम चलेंगे, जो हमने बोला था कि F सेक्शन के अंडर जाएंगे हम। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था ना कि आप F सेक्शन के अंडर 4th पॉइंट में कि आप F सेक्शन के अंडर जो भी मेंशन है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ वो ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि F सेक्शन में कौन से आइडेंटिटी प्रूफ सबमिटेड है या फिर कौन से जो है वो एलिजिबल हैं। तो इन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल या फिर इंटरव्यू में कॉल लेटर के साथ साथ आपको ID प्रूफ लाना है, जो कि हो सकता है पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, photo identity proof issued by a gazetted officer, people's representative along with a photograph, ID card issued by a recognized college/university/आधार कार्ड/ आपका आधार कार्ड with a photograph/ employer ID या फिर बार काउंसिल ID कार्ड with photograph should be submitted at the टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। अब इन्होंने ये चीज़ बताई है कि कुछ चीज़ें हैं जो सबमिट नहीं की जाएंगी, जैसे कि अगर आप राशन कार्ड लाते हो या लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस लाते हो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ वैलिड ID प्रूफ। दूसरा ये कि जिन्होंने नाम चेंज किया है
उनको अलाउ तभी किया जाएगा वो अगर ओरिजिनल गैजेटेड नोटिफिकेशन लाते हैं या फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लाते हैं या एफिडेविट लाते हैं ओरिजिनल में। यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी आप फ़ोटो आईडी प्रूफ लाते हो उसमें एक आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, दूसरा आपका नाम सेम जैसा कि आपने एप्लीकेशन में भरा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग कंडक्ट दिए गए हैं, जिसमें से कि मास्क आपका कंपलसरी है और बाकी सारी जो हैं वो आपके विल पे है। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छे से इंटरव्यू कीजिए और सभी सेलेक्ट होके बाहर आइए।